डॉक्टर आदिल, जी। ये जो फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स एंड डॉलर है, आप जी। इसको कैसे देखते हैं? दूसरी सवाल ये है कि अगर जैसे यूएस टैरिफ लगाने की बात करें, 150% टैरिफ लगाएंगे, 150%, इससे उनकी इकोनॉमी अपनी बर्बाद नहीं होगी? उन्होंने ट्रेड भी तो करनी है दुनिया के साथ, तो अगर वो इतना हाई टैरिफ लगाते हैं तो ये डज इट साउंड रियलिस्टिक टू यू? ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक पहले मुझे ब्रिक्स का ये कहने दे। तो ब्रिक्स का जो डॉलर जो है, यूएस बेसिकली चाहता है क्या है, ये जो जनरल जो अरेंजमेंट क्या है कि चाइना के पास जो है वो बेसिकली एक ट्रेड सरप्लस रन करता है चाइना यूएसए के साथ। तो उससे नेचुरली जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर में होती हैं और वो आती है चाइना के पास और चाइना अपनी रिजर्व्स बढ़ाता है उससे, राइट। तो एक फ्लो, एक बेसिकली आप समझ सकते हैं कि गुड्स जा रहे हैं यूएसए की तरफ, वो जो पेमेंट्स आ रहे हैं वो चाइना अपने स्टोर कर रहा है एज रिजर्व्स। जनरली वर्ल्ड ओवर यही है कि एक ट्रांजैक्शन है, आप गुड्स बेचें और यूएस बिकॉज इज द लार्जेस्ट डेफिसिट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो डेफिसिट रन करती है, वो गुड्स के लिए वो बेसिकली इतना जो उसका है वो फिर रिजर्व्स में एक्यूमुलेट हुआ है। एक दूसरी ये बात है कि रिजर्व्स जनरली बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, कि मैं अभी ट्रेंड देख रहा था, तो रियल वैल्यू जो है वो डॉलर की बढ़ी है सिंस 2015। और अगर आप देखें, चाइना ने अपने जो डाइवेस्टमेंट वो शुरू किए थे अबाउट 2016 में शुरू किया था, एक मेजर, उसने अबाउट 600-800 मिलियन डॉलर्स उसने रिजर्व्स कम किए थे अराउंड दैट टाइम। और फिर वो जाके वो लेवल पे वापस सेटल हो गया, पहले अबाउट 4 ट्रिलियन के अराउंड चला गया था, फिर उसको अबाउट 3.2 ट्रिलियन पे लेके आ गया है वापस। अभी मैं जो ये फिगर्स देख रहा था अपने सामने, तो इसमें ये है कि वो डाइवेस्टमेंट की तरफ, और फिर वो बेसिकली फ्लैट रहा है अराउंड द 3.2 ट्रिलियन आफ्टर दैट। तो ये एक बात यही है कि उसने डाइवेस्टमेंट शुरू कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे डॉलर की भी वैल्यू बढ़ गई थी। अब ये वापस यही शुरू हो रहा है कि ट्रंप बेसिकली चाह रहा है कि डॉलर की वैल्यू वापस स्ट्रांग हो जाए और डाइवेस्टमेंट एक तरफ से, फिर क्या होगा कि नेचुरली सम कंट्रीज में स्टार्ट डाइवेस्टिंग अवे फ्रॉम इट, बिकॉज अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। बट इसकी दूसरी एक बात है, अब आपकी इंपॉर्टेंट एक चीज है, इफ ट्रंप अगर वैल्यू ज्यादा रखता है अपनी करेंसी की और स्ट्रांग रखता है जो वो चाह रहा है, राइट, तो उससे फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके ऊपर जो हमने देखना है। उसका कॉन्सिक्वेंस ट्रेड पे एक आएगा कि नेचुरली यूएस विल रिक्वायर, बिकॉज फॉरेन गुड्स विल बिकम चीपर। तो जब फॉरेन गुड्स व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग चीपर, वो ट्रंप नेचुरली वो यूएस गुड्स आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उसके क्या करेगा ट्रंप, हैज टू नेचुरली कम अप विद सम वेज कि ये जो है उसको डिस्करेज करना है, तो उसको ये इंपोर्ट्स डिस्करेज करने हैं, उसको बैलेंस ऑफ वो तो पूरा मर्केंटलिज्म उसका अप्रोच है कि हमने लेके आना है ये डेफिसिट जीरो पे, ट्रेड डेफिसिट। अब वो क्या कह रहे हैं कि टैरिफ्स लगाएं उसके ऊपर जो उसके ज्यादा है, तो ये तो पूरा सिस्टम चलते रहेगा। अब मुझे तो लग रहा है कि ये नेगोशिएटिंग वापस वही है, उसने देखा कि इंडिया के साथ उसने ट्राई कर दिया, इंडिया जैसे आप कह रहे हैं, इंडिया हैज बेसिकली अग्रीड टू कंसीड अ लॉट ऑफ टर्म्स, इंडिया ने किया है अपने वो टैरिफ्स पे, तो वो ही देखना चाह रहा है कि दूसरे कंट्रीज में क्या करे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ये है कि रशिया के पास सैंक्शंस है, लेकिन रशियन ऑयल जो है आज वो कैसे जाता है, वो जाता है थ्रू पूरा इंडिया के थ्रू, लोग ने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है और इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो बार्टर तो चल ही रहा है, लेकिन रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो भी आई थिंक डॉलर में ही ज्यादा टर्म्स है उनके उनके भी बार्टर वो इस तरह का नहीं है कि दे आर बाइंग इंडियन रुपी, कि इंडियन रुपी उन्होंने सरप्लस रखा है, बिकॉज नेचुरली इंडियन एक्सपोर्ट्स, बाकी इंडियन एक्सपोर्ट्स के रशिया में कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिससे वो बाई कर सके। तो इसमें बात यही है कि जब तक आई थिंक यही क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं दूसरी जगह एक देख रहा था कि एक बार ये सजेशन आई है कि ये जो स्मॉलर इकोनॉमीज हैं अगर ब्रिक्स की, वो किस तरह वर्ल्ड की वो किस तरह ट्रेड करेगी अगर ये डॉलर को हम सिग्नल वो कर दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ईयू ने भी जब अपना शुरू किया था 99 में जो किया था अडॉप्ट, 1970 से वो प्लानिंग शुरू कर रहा था एक करेंसी, सिंगल करेंसी बनाने के लिए, और फिर जाके बट अनफॉर्चुनेटली ईयू भी एक सिंगल वो डॉलर को इस तरह रिप्लेस नहीं कर पाया। तो वन ऑफ द थिंग्स इज, एक और भी चीज आ जाती है कि डॉलर क्यों स्ट्रांग है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट वो करेंसी क्यों एक लिया जाता है, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है उसकी उसमें जो फेड वगैरह में, वो काफी ओपन फ्लोटेड करेंसी है, फ्री मार्केट करेंसी है। चाइना की इंटरवेंशन बहुत है, रशिया को तो पता नहीं, वो तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के इश्यूज है। अब ये जब एक आएगा इस पे इशू, ये एक आ सकता है कि ट्रंप अगर बहुत ही इंटरवीन करने लग जाएगा उसकी डॉलर की पॉलिसीज में, तो फिर ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो नेचुरली एक डाइवर्समेंट की तरफ जाएगा। लेकिन डाइवर्समेंट के लिए दूसरी ऑप्शन क्या है, अब वो करेंसी की ऑप्शन, यूरो, नीरेस यूरो को बड़ा ट्राई किया था पहले जमाने में, आप देखते हैं येन की बड़ी क्वेश्चन आता था, येन ट्राई करते थे, फिर उसका यूरोप के पसीने छूटे हुए हैं यूरोप के, उनकी करेंसी वो के बात आ गई, वो ऊपर चीज है। फिर चाइनीज की नेचुरली इंटरवेंशन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है, वो पता नहीं है कब उसकी करेंसी चेंज कर देगा वैल्यू। तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं। फिर आपका ये इसमें आ जाता है कि और दूसरा ऑप्शन, एक लोग कहते हैं गोल्ड पे फिर जाएं, गोल्ड बैक वापस करेंसीज लेके आ जाएं, गोल्ड बैक की जो बात हो रही है, तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप उस पे चले जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरफ चले जाए।
तो वो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आई थिंक टिल दैट आई थिंक स्टिल डॉलर विल रिमेन अ डोमिनेंट करेंसी। इसका मतलब है जितनी आपने सारी सूरत हाल बताई है, अब इट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड। जी डॉक्टर फैन साहब, डेफिनेटली आई थिंक इट्स नॉट वेरी क्लियर। आई थिंक मैं भी स्टडी कर रहा हूँ इसका। जी नहीं, I just wanted to add a question to Dr. Adil Nakhuda साहब। सर ये बताइएगा कि जो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डांट डपट के इंडिया को जो है वो प्रेशराइज करके जब ये उसने ये जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि न्यू दिल्ली जो है वो इक्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, यानी अमेरिकी डॉलर से दूर होना उनकी इक्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर अभी उनको थपकी मिली हुई है। एक सजा उनको जो थोड़ी सी मिलनी थी कि वो रशिया की तरफ जा रहे थे, उनकी इंक्लिनेशन जो है वो बाकी जगहों पे आ रही थी, और इस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के अंदर एक गरीब मुल्क के तौर पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे वो चाहते हैं कि चाइना उनके साथ वो जो है वो यानी वो BRI में भी आता और बाकी मामलात में आता, लेकिन वो नहीं आ सका। अच्छा, बॉर्डर पर उनकी से आता चाइना के साथ, चाइनीज स्टूडेंट्स को वीजा नहीं देते इंडिया वाले। कि अमेरिका तो उनको इजाजत देता है कि 30% जो है वो लीगल तरीके से ईरान से तेल ले लो, जबकि सैंक्शंस लगी हुई, am I right? सैंक्शन के बावजूद 30% तेल ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। यानी इसका मतलब है बैकडोर डिप्लोमेसी के मुताबिक थोड़ा सा डराया। लेकिन जो पॉइंट मैं हमेशा से उठाता रहा हूं और अब तक उठा रहा हूं कि भारत यानी रशिया वाया भारत या भारत वाया रशिया, अमेरिका किसी ना किसी सूरत तेल वहां से मंगवाना चाहता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली रशिया के ऑयल से जो अमेरिकी जहाज उड़ने, अमेरिकी मामला चल रहे हैं, जो कुछ भी चलना है वो उनके थ्रू से चलना है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ट्रंप कहता है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, सो जब ड्रिल उनकी बेबी ड्रिल ही नहीं कर रही तो इसका मतलब है ड्रिल बेबी ड्रिल का फायदा कुछ नहीं है। अगर उसकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट जो है वो उतनी ज्यादा आ जाती है तो वो अपने मुल्क से एक्सप्लोरेशन करना चाहते तो बहुत पहले कर लेते, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट एनालिसिस किया होगा। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी सरजमीन से अगर वो तेल नहीं निकाल रहा तो मुमकिन है कॉस्ट जो है वो 4 गुना या 5 गुना ज्यादा आती हो, तो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल जो है वो यूरोप को भी सप्लाई हो रहा है, रशियन ऑयल जो है वो अमेरिका को भी पहुंच रहा है वाया इंडिया। इसका मतलब है कि ये इंडिया जो है वो इन एनी केस अमेरिकन अलाई या उसका बगल बच्चा है, जो जयशंकर कहता है कि हम नॉन अलाइंड है, लेकिन एक्चुअली वो अलाइंड है। Am I right? जी डॉक्टर नाखुदा प्लीज। हाँ जी, आई थिंक इंडिया की तो बात यही है कि एक देखिए, एक बड़े आपके फैक्ट इसमें बड़ा राइट है कि इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड ऑयल। और बट इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट अगर आप पाकिस्तान का लेके आए, इसमें मैंने एक आर्टिकल भी अभी लिखा था कि पाकिस्तान की जो ऑयल डिपेंडेंस है वो काफी हाई है। हमारी रेशियो, हमारी अगर आप पाकिस्तान के स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी हम लोग जो ऑडियंस मेंबर्स के लिए, तो इसमें हमारा जो शेयर है वो काफी हाई है। अब वो नेचुरली ग्रोथ जब आपकी होगी तो ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे रीजन में हो रही है वो है कि सऊदी अरेबिया और आपके जो अरब कंट्रीज है, दे आर मूविंग अवे, दे आर सेइंग कि भाई ऑयल से हम मूव अवे होके वी आर गोना गेट अदर इन्वेस्टमेंट्स। अब वो आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो अलग बातें कर रहे हैं। और आप देखें इंडिया में हाईएस्ट रिफाइंड प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने लास्ट ईयर, रिफाइंड ऑयल थ्रू दिस रशियन ऑयल एग्रीमेंट, राइट। और वो जा रहा है यूरोप पूरा। तो अब ये बात यही आ जाएगी कि अगर इंडिया इतना सस्ता बना देता है ऑयल और उसके पास सस्ता ऑयल है और पाकिस्तान की भी डिमांड है एक रिफाइंड ऑयल की, तो क्वेश्चन तो यही आएगा हमने कहां से कब कैसे लेना है हमारा ऑयल की जो नीड्स डिमांड करनी है। बिकॉज एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी हमने ऑयल की जरूरत होगी, हमें हम ऑयल को या तो हम शेयर उसकी तरह ये करें कि एनवायरमेंटल गुड्स की तरफ चले जाएं और फिर उसको जाके कम करें, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन इमीडिएट नीड्स तो हमने तो ऑयल तो वो सेटिस्फाई करें, और जैसे ग्रोथ हो जाएगी इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रिकवर होती है तो ऑयल की डिमांड होती है। अब वो ऑयल डिमांड हमने कहां से सेटिस्फाई करनी है, बड़ा क्वेश्चन है। आर वी गेटिंग द चीपेस्ट ऑयल, राइट? प्रॉब्लम यही पूरा डिबेट आ जाता है। तो इसमें आई थिंक ये बहुत बातें हैं इसमें, तो यही एक आ जाता है कि इंडिया का जो अपना तो स्टेटस है, आई थिंक वो एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली वो काम कर रहा है इस तरीके से कि वो रशिया से ऑयल ले रहा है और वो फुल अपनी ऑयल कैपेबिलिटीज इस तरह बना रहा है कि इट्स गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी सी डेवलप की हुई है। डॉक्टर नाखुदा, हम साहब ने तो मोदी साहब को कहा है कि ऑयल आप हमसे खरीदे, रशिया वाला बंद करें ऑयल खरीदना, तो अब क्या करेंगे? ये क्या तो वो ये तो नेचुरली इसके लिए फिर एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज रशियन ऑयल तो सस्ता है तो वो नहीं रह पाएगा, वो जो उसकी जो डॉक्टर रशियन ऑयल ये करता ही है इंडिया। डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब, मैंने सवाल भी यही किया था
कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे लगता है कि अमेरिका के पास अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन के अगर उन्होंने एनालिसिस किया होता, प्री फिजिबिलिटी बनाई होती, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती या बढ़ रही है। यानी फॉर एग्जांपल 8 फुट के ऊपर निकलता है या 10 फुट पे निकलता है या 1000 फुट पे निकलता है, डेफिनेट उनको ड्रिल बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। अगर वो करना पड़ता तो वो कब का तेल निकाल चुके होते। इसका मतलब है कि उनके लिए इतना फिजिबल नहीं है, चुनाचे वो रशियन प्राइस ऑयल कैप भी तो लगा ही है रशियन ऑयल पे, है। रशियन ऑयल पे प्राइस कैप भी तो लगा ही है, तो वो सैंक्शंस की वजह से जो प्राइस कैप का इशू है उससे भी तो फायदा हो रहा है। और इंडिया की जो रिफाइनरीज है वो काफी उससे तो लार्ज है फायदा और मिलता होगा ना। I डॉक्टर साहब, think मेरे नहीं, पास I जरा पुराना डेटा है, कोई साल 1.5 साल पुराना डेटा है मेरे पास। अगर $70 पर बैरल से नीचे हो ये टेक्सास stop हो ऑयल जाएगी। रेट, तो फिर शेल ऑयल अमेरिका प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उनको नुकसान है। 70 से ऊपर रहे तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, 70 से नीचे चले जाए तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नुकसान में चले जाते हैं। ब्रेक इवन $70 है। हो सकता I है। think जी it's I डॉक्टर। don't think it's not just exploration और ऑयल को निकालना। जब आप इस सेक्टर में होंगे तो आप ये देखेंगे कि जब जमीन से ऑयल निकलता है आपको कितनी आग जलानी पड़ती है, कितना ज्यादा कार्बन का आपको जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो होती है, प्लस पूरा आपका एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर खराब होता है। तो जो यूएस की पॉलिसी होती है दैट्स 100 years ahead of where we are right now। तो वो अपनी एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने 1.5 साल पहले $70 पर बैरल रखा था, उसके एनवायरमेंटल कॉस्ट, उसके कार्बन की कॉस्ट, कार्बन फुटप्रिंट अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उनको ये सस्ता पड़ता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट द मॉनेटरी कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट वाज। अगर आप इस सेक्टर में हो तो आप देखें कि जब भी आप कोई किसी चीज का यहाँ पे यानी किसी भी एडवांस्ड इकोनॉमी में आप किसी चीज की प्राइसिंग रखते हैं तो यू कीप द कार्बन प्राइसिंग प्लस द एनवायरमेंटल चार्जेस एंड देन हाउ यू गेट इट बैक टू द एनवायरमेंटल। ट्रम्प तो बिलीव ही नहीं करते एनवायरनमेंट वाले मसले में, ही डजंट ट्रम्प केयर। साहब वो करे ना करे बट दे वर्क एज अ होल गवर्नमेंट और आप इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। और जो टेक्सास ऑयल है, और दूसरी अगर आप लाइक 10-12 years पहले मैंने लिटरेचर पढ़ा था जिसके अंदर ये था कि यूएस वांट्स टू कीप इट्स रिजर्व, विल्स इट कैन यूज द रिजर्व ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज। तो वो जब पैसा देके बाहर से खरीद सकते हैं, व्हाई आर दे गोइंग, ये पाकिस्तान तो नहीं है रिको टेक बेच के अपना कर्जा उतार दे। इट इज देयर इनकी द पॉलिसी दैट दे फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी वेयर दे वांट टू रिजर्व द कंट्री। दैट्स द इशू राइट नाउ। और जो चाइना की यहाँ बताइए कि इंडिया का किरदार ब्रिक्स के अंदर जो है, जो ब्रिक्स के मुमालिक थे, यानी जो इक्तिसादी इत्तेहाद है, यानी जो मईशत का कंसोर्शियम बनना था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है। जनूबी अफ्रीका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, रांड ऑफ द ब्राजील आई थिंक, रुबेल ऑफ द रूस, रुपी ऑफ द भारत, आरएमबी ऑफ द फ्लां और एक जनूबी अफ्रीका की। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपको लगता है कि ये जो इत्तेहाद में मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, अच्छा ये तो अब बेचारे छोटे ममालिक हैं। इसका मतलब मुझे ये बताइए कि भारत जो है वो दोबारा से अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी और हिपोक्रेटिक डिप्लोमेसी की वजह से दोबारा से वो बैक होकर अमेरिका की अलाइनमेंट में वापस चला गया ना, मार खा के, यानी 2 चंडे खाई वापस हो गया। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका को भी फायदा है भारत को वो मुलाजिम रखने का, यानी ऑयल उधर से आता रहे। सो वहां से यानी अपने तौर पे वहां पे ऑयल एक्सप्लोर करके या ऑयल निकाल के, या ट्रंप ने जो बातें की हैं, ट्रंप तो सिर्फ ऊपर से ब्लास्ट करता है ना बस। अगर वो ये कह रहा है कि ऑयल मुझसे लो, तो ऐसा हो ही नहीं रहा क्योंकि उन्होंने ऑयल निकालना ही नहीं ना, ये होना है। सो इसका मतलब है ब्रिक्स को कमजोर करने का सबसे बड़ा वेरिएबल जो मुझे लगता है वो भारत। अमेरिका ये तो इट्स नोन एंड इट्स ओपन एंड अ फैक्ट दैट अगर अमेरिका ने अपना ऑयल ही निकालना और यूज करना, इट वुड हैव हैपेंड डेकेड्स अगो। स्पेशली सऊदी अरेबिया, ये बाकी कंट्रीज को इस चीज में स्ट्रेंथन ना करता। वन ऑफ, लाइक आई जस्ट मेंशन, वन ऑफ द पॉलिसीज इज टू यू नो गेट यूज ऑफ ऑल द ऑयल दैट्स प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड। द सेकंड थिंग इज इंडिया के साथ ये सारे इस तरह के ट्रेडिंग रिलेशंस रख के America not only has a hole in Asian countries, South Asian countries, but it can also suppress Russia because Russia पे भी तो इतनी sanctions हैं. They have to find a market to sell their oil. So I think in the entire BRICS system, India is a country that cannot really align on one way or the other. यानी इसका मतलब जो हुआ, इसका आदिब नाखुदा साहब आप बताइएगा कि जो ऑयल इकोनॉमिक हेजमोनिसिज्म के अंदर है, ऑयल बहुत बड़ा मैटर कर रहा है।
ट्रंप जब ये कहता है कि ब्रिक्स ममालिक अमेरिकी डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एक नई करेंसी मुतारिफ कराना चाहते हैं, ताहम जब उन्होंने इस बारे में सुना तो फौरन ये फैसला कर लिया कि अगर ब्रिक्स में शामिल कोई भी मुल्क अमेरिकी डॉलर के खात्मे की बात करेगा तो वो इस पर 150% टैरिफ आयद करेगा। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। इसका मतलब ये है कि रशिया भी समहाउ बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर है और चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में है। यानी इसका मतलब है कि इनके बैकडोर चैनल्स के अंदर ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर रहने में ही आफियत है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हेजमोनिज्म के कायल नहीं, ये इनवर्ड इकोनॉमी देख रहे हैं, यानी वो दुनिया में बदमाशी के जरिए ही चल रहे हैं। जिस तरीके से यानी बाइडेन हुकूमत थी वैसी ही ट्रंप हुकूमत है। Am I right? तो देखिए एक चीज तो इसमें लगा दें, आई थिंक ट्रंप का जो रशिया के साथ भी एक नेचुरली ये पुतिन के साथ टॉक्स हो रहे हैं यूक्रेन पे, वो भी एक बड़ा स्टैंड और चेंज किया गया है राइट यूएस साइड से, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जिस पे आप देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स पे आ जाए, देखिए 150% उससे टैरिफ, उसका मतलब यही है कि ही इज गोइंग टू नेचुरली आपके जो कंट्रीज हैं दे आर गोना बी अफेक्टेड बाय ट्रेड। अब रशिया के कितने एक्सपोर्ट्स है, आई डोंट नो कितने एक्सपोर्ट्स है यूएस के, वो जरा देखना पड़ेगा, लेकिन चाइना के तो काफी है। और चाइना को बोल रहा है कि रिटेलिएशन जो भी है वो भी करना चाह रहा है। वो अब लास्ट टाइम उसने सोयाबीन्स पे किया था, ये टाइम सोयाबीन नहीं, उसने कोई और गुड्स बनाए थे जो यूएस के आने वाले। और गाड़ियों पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज चाइना में भी काफी यूएस गाड़ियां अमेरिकन गाड़ियां बिकती थी और ये सब होता था, बट अब अनफॉर्चुनेटली चाइनीज गाड़ियां यूएस से जाती नहीं थी, तो ये एक बड़ा मसला है। तो आई थिंक इसमें ट्रेड वॉर की जो बात है, ट्रंप यूजेस टैरिफ्स एज अ नेगोशिएशन टूल। ये कह रहा है कि 150%, अगर मैंने 150% लगा दिया, ही नोज के अब ये रियलिस्टिक बात नहीं है। टैरिफ लगा देंगे तो जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए अपनी जो भी वही अफेक्ट है, ऑफ कोर्स वो तो नुकसान है। तो बट ट्रंप ये भी रियलाइज कर रहा है कि ये नहीं लगेगा 150%। डॉक्टर आयमा और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं,